नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मामले में क्या निर्णय देता है, किस तरह के निर्देश देता है। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर अपना कौन सा मत जाहिर करता है। सुनवाई के दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें कही जिसका इंटरप्रिटेशन लोग तरह तरह से कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग के पक्ष में है, कुछ ये कह रहे हैं नहीं, चुनाव आयोग पर पाबंदियां भी लगा दी गई हैं, चुनाव आयोग पर की मॉनिटरिंग भी माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये दोनों पक्ष आ रहे हैं। आज हम इस चर्चा में इसी का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कहीं चुनाव आयोग के पक्ष में झुकता हुआ तो नहीं दिख रहा है। पहले आइए समझ लेते हैं कि ये जो आज जो 29 जुलाई को यानी सुनवाई के दूसरे दिन 28 जुलाई से शुरू हुई थी, 29 जुलाई को जो सुनवाई हुई उसमें क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, क्या क्या उसकी टिप्पणी या ऑब्जर्वेशन रहे हैं और उसने चुनाव आयोग से क्या कहा है और याचिकाकर्ताओं से क्या कहा है। तो पहला सवाल तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा कि 28 जुलाई को भी कहा था कि आधार और मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को पहचान के दस्तावेज में के रूप में क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि धरती पर कोई भी दस्तावेज, चाहे वो पासपोर्ट ही आप क्यों न लें, वो जाली हो सकता है, इसलिए इन दस्तावेजों को भी स्वीकार करने की सलाह उसने दोबारा से दी। 28 को भी दी थी और इसके पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें भी दी थी। पहले वाली सुनवाई में जो निर्देश दिए गए थे उसको चुनाव आयोग ने मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब जो नई बेंच ने दिया है जिसमें जस्टिस सूर्यकांत भी हैं, वो उस जज की सलाह का निर्देश पर अमल करेगा कि नहीं चुनाव आयोग, ऐसी उसने कोई घोषणा नहीं की है। दूसरा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमौल्या बागची की पीठ ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर अगर गलत तरीके से नाम हटाए गए तो कोर्ट तुरंत हस्तक्षेप करेगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वो 15 ऐसे व्यक्तियों को पेश करें जिन्हें मृत बताकर मतदाता सूचियों से हटाया गया है और जो अभी जीवित हैं। यानी ये जिम्मेदारी कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर डाल दी है, जबकि होना ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई जांच बैठा देती, अपने तरफ से कुछ लोग अपॉइंट कर देते जो इस तरह के लोगों को अगर कंप्लेन आ रही उनसे संपर्क कर सकते थे। अब ये याचिकाकर्ता ऐसे लोगों की तलाश में निकले, ये एक बड़ा अजीब सा उपाय सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया है। तीसरी बात यह है कि जो कहा जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी नहीं है और जो चुनाव आयोग है वो एक्सक्लूजन की पॉलिसी पे चल रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने की रणनीति पर चल रहा है। और उसने घोषणा भी कर दी कि 65 लाख लोग इस सूची में से बाहर हो रहे हैं। वो उनके बारे में ये कह रहा है कि ये लोग मर गए हैं वगैरह वगैरह, तमाम तरह के तर्क दे रहा है जिसमें बहुत सारे झूठे और फेक हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग की पॉलिसी निकालने की नहीं होनी चाहिए, शामिल करने की होनी चाहिए। एक्सक्लूजन की नहीं होनी चाहिए, इंक्लूजन की होनी चाहिए। यानी किसी के मताधिकार को आप खारिज मत कीजिए, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कीजिए और इन दस्तावेजों को भी अपने उसके लिए मतदाता सूची में नाम रखने के लिए उसका उपयोग कीजिए। जहाँ तक समय सीमा और प्रक्रिया का सवाल है, उस मामले में उसने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने कहा कि 2025 की मतदाता सूची में सभी लोग ड्राफ्ट सूची में रहेंगे, यानी जो पहले मतदाता सूची बनी थी उसके सारे लोग इस ड्राफ्ट सूची में रहेंगे और आपत्तियों पर, जितनी भी आपत्तियां आएंगी उस पर विचार के बाद ही अंतिम सूची तैयार होगी। अब सवाल उठता है कि पहला सवाल ये उठता है कि क्या इस निर्णय को किस तरह से देखा जाए।
एक ऊपरी तौर पर देखेंगे तो लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत ही संतुलित है। उसने एसआईआर की प्रक्रिया को तुरंत रोकने से इनकार कर दिया है, लेकिन ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि वो ट्रांसपेरेंट रहे, निष्पक्ष रहे और बड़े पैमाने पर बहिष्करण या एक्सक्लूजन के बजाय वो इंक्लूजन पर काम करे और किसी के संवैधानिक मताधिकार के लिए के प्रति उसने रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। उसने दूसरा काम ये किया है कि चुनाव आयोग पर दबाव बनाया है कि वो जो दस्तावेज हैं और जो उसने सुझाए हैं उनको मान्यता दे, उनके आधार पर प्रॉपर सुनवाई करे, जवाबदेही तय की है उसकी। तो दूसरा काम ये किया है। तीसरा काम याचिकाकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की है कि वो ठोस सबूत लाएं। वो अगर ये दावा कर रहे हैं कि धांधली हो रही है तो कुछ ठोस सबूत लाकर अदालत के सामने पेश करें, लेकिन ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है क्योंकि इस एक महीने के अंतराल में ऐसे बहुत सारे सबूत मीडिया ने ही इकट्ठे करके दे दिए हैं जिनको अगर अदालत देखेगी तो उसके आधार पर अपना फैसला ले सकती है। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का संरक्षण करने की बात भी उसने कही है। मतदाता सूची बनाने के कार्यक्रम को उसने ये कहा कि कम से कम विवादास्पद होना चाहिए और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और इस पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ाने की भी ज़रूरत है और इसमें वो उसकी मॉनिटर करेगा। तो ये तो कुछ पहलू हैं जो उसके निर्णय से निकल कर आते हैं। आप इनकी व्याख्या इस तरह से कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इस पूरे निर्णय को किस तरह से देखा जाए। क्या ये चुनाव आयोग के पक्ष में झुका है या इस प्रक्रिया को और बेहतर स्मूथ बनाने की कोशिश की तरफ है। तो ये तो साफ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने से मना कर दिया है और ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन की अनुमति दे दी है तो चुनाव आयोग को एक बड़ी राहत उसने दे दी है। इसे चुनाव आयोग की आप जीत भी मान सकते हैं, क्योंकि अब प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी रहेगी और अगली सुनवाई 12 अगस्त को तय की है। 15 दिन का टाइम भी उसे भरपूर मिल गया है और इसका इस्तेमाल वो अच्छे से कर सकता है। अब एक सशर्त समर्थन जो दिया है कोर्ट ने प्रक्रिया के चुनाव आयोग को, लेकिन कई तीखे सवाल भी उठा दिए हैं। मसलन जो मैंने कहा कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को शामिल करने की अब ये जिम्मेदारी डाल दी गई, जिसके प्रति उत्सुक नहीं था चुनाव आयोग। अब उसे ये मानना पड़ेगी। 2-3 बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, इसलिए अब उसके बच के भागने की गुंजाइश कम हो जाएगी। तीसरी बात है कि चुनाव आयोग के पक्ष को उसने उस पर गौर तो किया है, लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया है और ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जो चुनाव आयोग ने कहा कि 90% से अधिक फॉर्म पहले जमा हो चुके हैं और सभी मौजूदा मतदाताओं को प्री फिल्ड फॉर्म दिए गए हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो चुनाव आयोग के पक्ष में जाती हैं। जहाँ तक विपक्ष का दृष्टिकोण है, यानी याचिकाकर्ताओं का दृष्टिकोण है, तो उनके हिसाब से अभी तक ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। ये अल्पसंख्यकों, गरीबों और दलितों को उनके मताधिकार से वंचित करने वाली है। अब 15 दिन का जो सिलसिला चलेगा, उसके बाद 12 अगस्त को जब अगली सुनवाई होगी तो उसमें क्या ठोस सबूतों के साथ याचिकाकर्ता आते हैं, इस पे काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन एक चीज़ लोगों के दिमाग में खटक रही है कि कहीं चुनाव आयोग को समय तो नहीं दे रहा सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग को जितना लंबा समय देगा वो अपनी गलतियों को पर्दा डालने का काम करेगा और अपना काम आगे बढ़ाता रहेगा। और अगर ये इस तरह की छूट मिलती रही, सुनवाई दर सुनवाई चलती रही, तारीख पर तारीखें चलती रहीं, तो चुनाव आयोग को एक बहुत बढ़िया मौका मिल जाएगा। इसी मतदाता सूची को वो बोल देगा यही फाइनल है और इसी के आधार पर बिहार के चुनाव वो करवा देगा। ये खतरा, ये जोखिम इसमें छिपा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इस जोखिम को अभी लोगों के दिमाग से बाहर नहीं कर पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।